नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर एसडब्ल्यूआई बोले तो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्ज़ाम पेपर। दोस्तों, समय को व्यर्थ करे बिना आइए हम सीधा स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एसडब्ल्यूआई प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत रेल बजट पहला रेल बजट किस वर्ष में पेश किया गया था। दोस्तों, ये फर्स्ट रेल बजट की पूछ रहा है कि इन विच ईयर फर्स्ट रेलवे बजट वाज प्रेजेंटेड। दोस्तों, ये हुआ था हमारा 1924 में। साथियों, 1924 में हमारा पहला रेल बजट पेश हुआ था। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन विच ईयर फर्स्ट रेलवे बजट वाज प्रेजेंटेड। तो दोस्तों, ये हुआ था हमारा 1924 में। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, कार्य गतिविधि निम्नलिखित में से किस मांग संख्या के अंतर्गत आती है। दोस्तों, इंग्लिश में भी देखते हैं हम। वर्क एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड नंबर। यहाँ पे दोस्तों डिमांड नंबर पूछा गया है कि जो कार्य गतिविधि है वो कौन से डिमांड नंबर में आती है। दोस्तों, जो कार्य गतिविधि होती है ये वर्क्स होते हैं, वो डिमांड नंबर 16 में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि भाई 14 में क्या आता है। तो दोस्तों 14 में आता है रेलवे फंड। रेलवे फंड। ठीक है दोस्तों। 15 में क्या आता है? दोस्तों 15 में आता है डिविडेंट। डिविडेंट टू जनरल रेवेन्यू। डिविडेंड टू जनरल रेवेन्यू। दोस्तों, हमसे पूछा गया था कि जो कार्य गतिविधि है वो किस मांग संख्या में आती है, डिमांड नंबर में आती है। तो दोस्तों वो था हमारा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा। दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया कि अर्ध आधिकारिक यानी डीओ पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, इसमें एक बात देखना, जहाँ पे ये सही है और सही नहीं है वहाँ अच्छे से पढ़ना। क्या होता है कि कभी कभार पूछता है वो सही है और कभी पूछता है कि सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्लियर रहना है और डाउट में नहीं रहना है कि भाई क्या पूछा है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। यहाँ पे पूछा है इसने सही नहीं है, तो किसके बारे में पूछा है कि अर्ध आधिकारिक मतलब डीओ। दोस्तों, डीओ ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि जो डीओ है इसकी फुल फॉर्म क्या है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया और ये लगभग लगभग हर क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। दोस्तों, डीओ को बोलते हैं डेमी ऑफिशियल। डेमी DIAMI ऑफिशियल। ऑफिशियल CIAL डेमी ऑफिशियल। और दोस्तों एक और होता है पीओ। पीओ ये भी अक्सर में अगर डीओ नहीं पूछता है तो पीओ पूछ लेता है। दोस्तों, इसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। अक्सर दोस्तों एग्जाम में देखा गया है कि यार डीओ पूछता है या पीओ पूछता है। डीओ मीन्स डेमी ऑफिशियल्स और पीओ मीन्स परचेज ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन क्या था कि अर्ध आधिकारिक डीओ पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, पहला क्या बोल रहा है कि डीओ पत्र में जो ऑप्शन ए है हमारा बोल रहा है कि डीओ पत्र में आधिकारिक जानकारी के साथ साथ कुछ व्यक्तिगत जानकारी भी होती है। सही बात है, होती है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इस पत्र में प्राप्तकर्ता को नाम से संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों जिसके बारे में बताया गया है उसका नाम तो लिखा आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी हमारा सही है, नाम उसका आएगा ही आएगा। तीसरा क्या है कि ऐसा पत्र केवल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कनिष्ठ अधिकारियों को लिखा जाता है। दोस्तों, ये सही नहीं है, ये नहीं है। और इसका डी ऑप्शन क्या है, इस पत्र की ना तो कोई प्रतिलिपि बनाई जाती है और ना ही वितरित की जाती है। ये भी सही है। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सही नहीं है, तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। तो ये सही नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ये सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ अधिकारियों को लिखा जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं।
देखो दोस्तों, यहाँ पे इसकी फ्लॉम दी गई है, डीओ मीन्स डेमी ऑफिशियल, नॉट करेक्ट। डीओ लेटर कंटेन सम पर्सनल इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, सही बात है। बी, इन दिस लेटर द रिसीवर इज एड्रेस्ड बाय द नेम, ये भी सही बात है कि नाम से ही उसको एड्रेस किया जाता है। सच लेटर इज रिटन बाय ओनली सीनियर ऑफिशियल्स, यही गलत दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। और लास्ट डी क्या है, दिस लेटर इज नाइदर कॉपीड नॉट डिस्ट्रीब्यूट, ये भी सही है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि मृतक कर्मचारियों के अंतिम वेतन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में उसके जीवन साथी को कितने वर्ष तक दिया जाता है। दोस्तों सीधा सा आप इसको रट लीजिए, वो 10 वर्ष है, इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट ही आपको याद करना पड़ेगा, वो 10 ईयर्स तक दिया जाता है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि हाउ मेनी ईयर 50% ऑफ लास्ट पे ऑफ डिकेस्ट एम्प्लॉयज इज पेड टू स्पाउस एज फैमिली पेंशन। दोस्तों 10 वर्ष है इसका आंसर, आप इसको डायरेक्ट ही याद कर सकते हैं। यहाँ पे 20 वर्ष जो है हमारा वो VRS के लिए, VRS के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां, जो हमारा 5th क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी ये बोल रहा है कि सही नहीं है दोस्तों, यहाँ भी ये सही नहीं है की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन को तो सही से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है या सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं हम क्या पूछा गया है। ऑप्शन हमारा क्या है, चाइल्ड केयर लीव, इसको बोलते हैं CCL, इसको बोलते हैं दोस्तों CCL, चाइल्ड केयर लीव। ठीक है दोस्तों, के दौरान छुट्टी का नकदीकरण नहीं किया जा सकता, सही बात है। चाइल्ड के लीव का नकदीकरण नहीं होता है, कैशमेंट नहीं होता है। गोद लिए गए नाबालिग बच्चे के मामले में CCL स्वीकृत है। बच्चा तो दोस्तों बच्चा होता है, चाहे गोद लिया जाए या फिर खुद का बच्चा हो, दोनों ही केस में CCL मिलती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि विकलांग बच्चे यानी दिव्यांग बच्चे के लिए CCL का लाभ केवल 22 वर्ष तक ही लिया जा सकता है। दोस्तों ये गलत है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत है। तो सामान्य बच्चे के लिए तो ये 18 वर्ष है, पर दिव्यांग के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है, तो इसके लिए ये गलत है। और नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या है, CCL को किसी भी तरह से अधिकतम 5 वर्ष की छुट्टी के दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये भी सही बात है दोस्तों। CCL जो है वो 5 वर्ष की छुट्टी में काउंट नहीं होती है। तो हमारा दोस्तों जो आंसर है वो हो जाएगा सी, सही नहीं है तो कौन सही नहीं है, सी सही नहीं है। विकलांग बच्चे के लिए 22 वर्ष तक के लिए ये हमारा जो आंसर है ये सही है। और CCL दोस्तों टोटल जो मिली जाती है वो 730 दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 365 प्लस 365 ये 2 टुकड़ों में दी जाती है। ठीक है, जो फर्स्ट 365 है 365 है, उसमें तो 100% पे होता है, और जो बाकी दूसरी 65 है उसमें दोस्तों 80% पे होता है। इसके अलावा दोस्तों इसको साल में 3 बार ले सकते हैं, और मिनिमम जो है 5 ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, आपको समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि जो चाइल्ड केयर लीव है उसका नकदीकरण नहीं होता है, उसका नकदीकरण नहीं होता है। दूसरा ये कि गोद लिए बच्चे पे भी लागू है। विकलांग के लिए 22 वर्ष, यही दोस्तों गलत है, क्योंकि सामान्य के लिए 18 वर्ष है और विकलांग के लिए कोई सीमा भी ऐसी नहीं है। और ऑप्शन डी हमारा जो हो जाएगा कि ये 5 वर्ष की छुट्टी में काउंट नहीं की जाती, ये भी सही बात है। टोटल CCL मिलती है हमको चाइल्ड केयर लीव 730 मिलती है। जो फर्स्ट 365 होती है उसके लिए 100% पे होता है, 100%। और जो नेक्स्ट 365 होती है उसके लिए 80% होता है। ये साल में 3 बार ले सकते हैं, और मिनिमम जो है 5 ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनकैशमेंट ऑफ लीव कैन नॉट बी अवेल्ड ड्यूरिंग द चाइल्ड केयर लीव, सही बात है। CCL इज एडमिसेबल इन एस्पेक्ट ऑफ अडॉप्टेड माइनर चाइल्ड ऑल्सो, ये भी सही बात है। CCL में बी अवेल्ड ओनली अप टू 22 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ डिसेबल, दोस्तों यही गलत है। और नेक्स्ट क्या है, CCL इज नॉट टू बी इंक्लूड
इन द एम्पाइट ऑफ अवेल मैक्सिमम 5 ईयर लीव ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेच। ये भी सही है दोस्तों। तो जो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, ये सही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दोस्तों क्या पूछ रहा है कि यदि आर्क सेवा की अवधि 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम है तो मृत्यु ग्रेजुटी की दर परिलब्धता या परिलब्धियों का कितना गुना होगा। दोस्तों इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। इफ द लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इज मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर देन द रेट ऑफ डेथ ग्रेजुटी वुड बी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एम्यूलमेंट। इसमें दोस्तों हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है 6 गुना, 2 गुना, 12 गुना या 18 गुना। दोस्तों जब जो आहार सेवा होती है अगर 1 से 5 साल के बीच में है तो उसकी दोस्तों होती है 6 गुना। अगर 5 से 10 साल के बीच में है तो 12 गुना, और 10 से 15 के बीच में है तो उसके लिए 18 गुना। तो यहाँ हमसे पूछा गया है इसने कि 1 वर्ष से तो अधिक है लेकिन 5 से कम है, तो दोस्तों यहाँ पे 1 से 5 के बीच में हो जाएगी 6 गुना, और हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी, 6 गुना। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 6 टाइम ऑफ अम्यूलमेंट्स। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। दोस्तों इसमें हमें जो मिलान करना है कुछ नियम दिए गए हैं और उसका विवरण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या बोल रहा है कि हमें इसका मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें दिया गया है D&R रूल और उसका विवरण। तो इसका जो दोस्तों नियम नंबर 11 है, अगर आपको 2-3 नियम भी पता है तो इसमें आप गेस कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। हम दोस्तों आपको सभी बताएंगे। अब नियम नंबर 11 दोस्तों ये होता है लघु दंड के लिए, लघु दंड लगाने के लिए प्रक्रिया, ये होता है नियम नंबर 11। इसके बाद दोस्तों नियम नंबर 10 जो होता है वो होता है जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही। तो नियम नंबर 10 क्या दोस्तों इसमें जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही। अब इसके बाद है सी, नियम नंबर 9 दोस्तों ये होता है हमारा वृद्ध दंड लगाने की प्रक्रिया, मतलब मेजर पेनल्टी। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो नियम नंबर 8 है वो दोस्तों होता है कार्रवाई शुरू करने का अधिकार, हमारा फर्स्ट। तो दोस्तों देखते हैं कि हमारा कौन सा इसमें सही बैठता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ABC इसके उत्तर राइट। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर सी। ए में 4, सॉरी ए में 2 हो जाएगा दोस्तों, बी में हो जाएगा हमारे लिए 3, सी में हो जाएगा हमारे लिए 4 और डी में हो जाएगा हमारे लिए 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा सी। इसको दोस्तों इंग्लिश में चेक कर लेते हैं एक बार। यही देखो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि मैच द फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट आंसर, और यहाँ पे दिया गया है D&A रूल मतलब डिसिप्लिन अपील रूल, और उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सेम दोस्तों इसमें क्या दिया रूल नंबर 9, 8, 10, 11 दिया गया दोस्तों। तो 11 के लिए हो जाएगा माइनर पेनल्टी। ठीक है दोस्तों, 10 क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। वही 9 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा मेजर पेनल्टी, ये मेजर पेनल्टी 9 में, और अपना 11 में हो जाएगा माइनर पेनल्टी। ठीक है दोस्तों, और जो 8 रूल नंबर 8 है वो हो जाएगा अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग। तो इसके लिए दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं लेफ्ट साइड में और राइट में उनका सन दिए गए हैं, तो हमें पता ना कौन सा इसमें गलत है दोस्तों। जैसे पहला हमारा क्या दिया इसमें कि रेल सर्विस पेंशन नियम 1993, दोस्तों ये ठीक है। इसके बाद थर्ड में क्या दिया रेल सेवक डिसिप्लिन अपील नियम, दोस्तों ये भी ठीक है। भारतीय रेल अधिनियम 1979, दोस्तों ये गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा इसमें हमारा हो जाएगा दोस्तों ओनली सेकंड
तो केवल 2 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल 2। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में भी वही है दोस्तों कि रेलवे सर्विस पेंशन नियम सही है, रेलवे इंडियन रेलवे एक्ट ये गलत है, और रेलवे सर्विस डिसिप्लिन अपील रूल ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि मृत्यु अनुदान की अधिकतम राशि क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेथ ग्रेट्युटी? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मृत्यु अनुदान राशि पूछ रहा है, मैक्सिमम कितनी है। दोस्तों यहाँ पे देखो आपको 4 ऑप्शन दिए, 5 लाख, 10 लाख, 20 और 50, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 25 लाख। दोस्तों इसमें क्या है कि 2000 2024, ठीक है दोस्तों, 2024 से बात की जाए इससे पहले तो ये दोस्तों 20 लाख थी, पर 1 जनवरी 2024 के बाद ये दोस्तों 25 लाख हो गई है। क्योंकि ये ओल्ड पेपर है तो दोस्तों इसमें जो आंसर दिए हैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो इसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 लाख। पर अभी के समय के हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 25 लाख। तो आपको 25 लाख याद करना है, 20 लाख नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। फिर से एक क्वेश्चन आया है जिसमें हमें मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या देते हैं, रेल सेवा आचरण नियम। रेल सेवा आचरण नियम यहाँ पे संबंधित प्रावधान दिए। तो दोस्तों रेल सेवा आचरण नियम जो हमारा वो 1966 है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नियम है आचरण के तहत, तो उसमें से कुछ 5 नियम दिए, कुछ नियम दिए और सामने उसका संबंधित प्रावधान दिया है। तो हमें मैच करना कौन सा सही है। दोस्तों इसमें देखो नियम 5 क्या दिया है, नियम 5 है सामने क्या है इसका, राजनीति और चुनाव में भाग लेना। दोस्तों ये सही है, इसका मिलान इससे हो रहा है। नियम 6 क्या दोस्तों, इसमें एसोसिएशन या यूनियन में शामिल होना। दोस्तों ये भी ठीक है, इससे मिलान हो रहा है। नियम 7 क्या, नियम जो 7 है दोस्तों वो क्या है, प्रदर्शन के लिए। दोस्तों ये भी ठीक ही है। तो बच्चा ऑटोमेटिक 8 जो है वो 4 में जाएगा, मतलब 8 नियम 8 क्या है, प्रेस या मीडिया से संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, देखिए दोस्तों ये रहा ऑप्शन नंबर, देखिए आप सी। देखिए दोस्तों ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे एक बार इंग्लिश में देख लेंगे। वही सर्विस रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल और इसका प्रोविज़न। तो 5 के लिए हो जाएगा हमारा 1, रूल 5 के लिए हो जाएगा टेकिंग पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। 6 में हो जाएगा दोस्तों हमारा ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन। 7 में हो जाएगा हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन, और 8 में हो जाएगा दोस्तों हमारा कनेक्शन विद प्रेस एंड मीडिया। तो हमारा जो दोस्तों आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट दोस्तों नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों कि ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए CGEGIS दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ पर आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए दोस्तों, और इसकी राशि भी पता होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि ये कब लागू हुआ था, CGEGIS। तो दोस्तों ये लागू हुआ था हमारा 1/1982। ठीक है दोस्तों, 82 में ही आया था, 82 में। ठीक है दोस्तों, और इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। मैं दोस्तों एक बार फिर से बोलता हूँ, CGEGIS सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। और दोस्तों इसके तहत जो राशि है दोस्तों वो है हमारी 30,000। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, GPF बैलेंस के अलावा GPF की 3 साल की बैलेंस राशि के औसत के बराबर अतिरिक्त राशि भी कर्मचारी की मृत्यु पर दी जाती है। अतिरिक्त राशि के रूप में अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है। दोस्तों GPF बैलेंस के अलावा GPF की 3 साल की बैलेंस राशि के औसत के बराबर अतिरिक्त राशि भी कर्मचारी की मृत्यु पर दी जा सकती है, और जो एक्स्ट्रा राशि है वही पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें ये
60,000 है। इसका आंसर जो 60,000 हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या बोल रहा है कि पूर्व तटीय रेलवे में कितने मंडल हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में देख सकते हैं इसको। क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी डिवीजन आर इन देयर ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो दोस्तों ईस्ट कोस्ट रेलवे में कितने डिवीजन है, इसमें 4 डिवीजन है। ईस्ट कोस्ट रेलवे में 4 डिवीजन दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर का। क्या पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है एसएनटी विभाग में तकनीशियन थर्ड ग्रेड पे 1900 के लिए सीधी भर्ती कोटा कितना है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है सीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती कोटा कितना है। दोस्तों ये हो जाएगा 25%। इसको इंग्लिश में भी देखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा फॉर टेक्निकल थर्ड ग्रेड पे 1900 इन एसएनटी डिपार्टमेंट। तो दोस्तों वही इसका आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों इसने क्या पूछा है, सही है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सही से पढ़ना है कि कहाँ पे सही है पूछा है, कहाँ पे सही नहीं है पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो हमारा ऑप्शन वो क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद पैदा हुए बच्चों को पारिवारिक पेंशन के उद्देश्य से शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, किया जा सकता है। दूसरा क्या है, विकलांग या अक्षम विवाहित पुत्र या पुत्री पारिवारिक पेंशन के अंदर। नहीं दोस्तों, यहाँ विवाहित की बात कर रहा है, तो ये यहाँ बात कर रहा है विवाहित की, तो ये गलत है। और पेंशन योजना भारतीय रेलवे में 1977 में शुरू की, ये भी गलत है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट। अब देखते हैं फर्स्ट कहाँ पर है। फर्स्ट दोस्तों थर्ड में है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट इज राइट। तो ये हमारा ऑप्शन देखिए, हाँ दोस्तों ये रहा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 16 SC ST के मामले में क्वार्टर आवंटन के लिए आरक्षण प्रतिशत क्या होना चाहिए। वोट शुड बी द रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर क्वार्टर अलॉटमेंट इन द केस ऑफ ST SC। दोस्तों सीधा से याद कर लीजिए 10% है। इसके अंदर कोई भी ट्रिक कुछ नहीं है, आपको सीधा से याद रखना है कि SC ST के लिए जो क्वार्टर में आरक्षण है वो 10% है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 17 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। सबसे पहली बात दोस्तों आपको इसकी फुल फॉर्म ये रखनी है NPS। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, और ये लागू हुई थी 1 जनवरी 2004 में। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 2004 से लागू हुई है। इसमें दोस्तों 2 होते हैं, एक तो टायर 1 और एक टायर 2। ठीक है दोस्तों, जो टायर 1 जो होता है वो तो होता है कंपलसरी, और टायर 2 जो होता है वो होता है ऑप्शनल। ठीक है दोस्तों, ये आप टायर 2 ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते, ये आपके ऊपर होता है। टायर 1 जो है वो होता है कंपलसरी। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, टायर 1 में जो एम्प्लॉय है उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों वो होता है 10% ऑफ बेसिक। ठीक है दोस्तों, 10% बेसिक प्लस DA, ये होता है एम्प्लॉय का। और गवर्नमेंट का इसमें होता है दोस्तों 14% और बेसिक प्लस DA। दोस्तों NPS में ये सब भी पूछा जाता है, तो मैंने आपको समझा दिया इसके बारे में। NPS क्या है, NPS की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल पेंशन सिस्टम। आपको याद रखनी है, नेशनल पेंशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। ये कब लागू हुआ, 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ। इसमें 2 टायर होते हैं, टायर 1 टायर 2। इसमें एम्प्लॉय का जो होता है भाग वो होता है 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, और जो गवर्नमेंट होती है उसका होता है 14% ऑफ बेसिक प्लस DA। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कब से लागू हुई। नेशनल पेंशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 2004 से, 1 जनवरी 2004 से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का है कि किसी अन्य व्यक्ति को अंगदान करने के लिए HCL
स्पेशल कैजुअल लीव का लाभ कितने दिनों के लिए दिया जा सकता है या कितने दिनों के लिए लिया जा सकता है, ये क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति किसी को आवेदन करता है तो उसे कितने दिनों की छुट्टी मिलती है। SCL, हाउ मेनी डेज SCL में बी अवेल्ड फॉर डोनेटिंग ऑर्गन्स टू अनदर ह्यूमन बींग। कोई टेक नहीं दोस्तों, सीधा आपको याद करना है 45 डेज, 45 डेज, और ये हमारे ऑप्शन सी में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या है 19। इसमें दोस्तों क्या दे दिया है कि हमें सही विकल्प चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है, कौन सा मतलब विकल्प चुनना है हमको। सामने हमें कुछ अधिनियम दिए हैं और उसके सामने वर्ष दिए हैं, तो हमें इसमें चुनना है कि किस अधिनियम के लिए कौन सा वर्ष है। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे दोस्तों हमारा पहला देखते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम। दोस्तों ये जो हमारा औद्योगिक विवाद अधिनियम है ये आया था हमारे 1947 में। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक विवाद अधिनियम। इसके बाद दूसरा क्या दोस्तों, मजदूरी भुगतान अधिनियम। दोस्तों जो मजदूरी भुगतान अधिनियम था वो आया था 36 में, 1936 में आया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या हमारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आया था 48 में, 1948 में। और लास्ट जो हमारा क्या है श्रमिक मुआवजा अधिनियम, ये आया था हमारे दोस्तों 1923 में, 1923 में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए में हो जाएगा हमारे लिए 4th, बी में दोस्तों हमारे लिए हो जाएगा 3, सी में हमारे दोस्तों हो जाएगा 2 और डी में हमारे हो जाएगा 1। तो मतलब यहाँ से सीधा और वहाँ से उल्टा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। A B C और D 4 3 2 1 दोस्तों ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में चेक कर लेते हैं एक बार कि इंग्लिश में क्या दिया है। तो दोस्तों इसमें दिया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो दोस्तों 1947 हो जाएगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट दोस्तों ये आ जाएगा 1936 में। इसके अलावा मिनिमम वेजेस एक्ट ये आ जाएगा दोस्तों अपना 1948 में। और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 1923 के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म दिए गए हैं, मतलब मानक प्रपत्र जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ मानक प्रपत्र दिए हैं और उसका उद्देश्य, मतलब हमें देखना है कि कौन सा फॉर्म किस लिए दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि SF1 होता है, ठीक है, वो सस्पेंशन के लिए दिया जाता है। SF2 जो होता है उसको बोलते हैं डीम्ड सस्पेंशन या माना गया सस्पेंशन, ये माना गया निलंबन, उसके लिए दिया जाता है। फॉर्म नंबर 3 दोस्तों ये दिया जाता है सब्सिडेज अलाउंस के लिए। फॉर्म नंबर 3 सब्सिडेज अलाउंस के लिए दिया जाता है। इसके अलावा 4th दोस्तों ये दिया था निलंबन रद्द करने के लिए। 5 मेजर पेनल्टी। ठीक है। 6 में दोस्तों दस्तावेज नहीं देने का आदेश। दोस्तों 7 में आ जाइए आप यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 7 में आ जाएगा इंक्वायरी ऑफिसर, जांच अधिकारी। दोस्तों 8 में आ जाएगा हमारा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर। ठीक है। 11 में आ जाएगा हमारे माइनर पेनल्टी। ऐसे दोस्तों ये 14 तक है, आप इसको और देख सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको सारे फॉर्म उसमें मिल जाएंगे और क्या फॉर्म किस लिए दिया जाता है पूरे डिटेल में उसमें बताया गया है, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे कुछ फॉर्म दिए उसको उद्देश्य दिया है हमें मिलाना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है SF4, ये होता है निलंबन रद्द करने के लिए। जब किसी एम्प्लॉय को या कर्मचारी को निलंबित किया जाता है और फिर उसका निलंबन रद्द करते हैं तब उसके लिए SF4 इशू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दिया है SF7 दोस्तों, जब किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया, अब उसकी इंक्वायरी चल रही है, तो उसके इंक्वायरी के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, उसको बोलते हैं जांच अधिकारी। तो जांच अधिकारी के लिए दिया जाता है SF7। इसके अलावा दोस्तों जो SF8 है वो दिया जाता है प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो SF8 हो जाएगा 1 में। और इसके बाद जो है D SF2 दोस्तों, ये इसको बोलते हैं डीम्ड सस्पेंशन या माना गया सस्पेंशन। दोस्तों इसमें SF2 में क्या होता है कि जब कोई कर्मचारी 48 आवर्स तक के लिए जेल में रहता है तब उसे सस्पेंड किया जाता है, तो उसके सस्पेंशन के लिए SF2 हमारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा A में 4,
बी में हो जाएगा हमारा नहीं, ए में 4, बी में 2, सी में 1 और ए 3, राइट। हमारा आंसर सी हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। SF4 रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, SF7 अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर IO, ठीक है दोस्तों, और SF8 अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर PO, और SF2 डीम सस्पेंशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों। अब ये क्या बोल रहा है कि रनिंग स्टाफ के लिए 7th CPC के तहत पे फैक्टर क्या है? व्हाट इज द पे फैक्टर ऑफ 7th PC ऑफ रनिंग स्टाफ? दोस्तों जो रनिंग स्टाफ वाले उनको मालूम होगा, बाकी आप इसको रट्टा मान लीजिए। ये है हमारा 2.945। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 2.945। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाणिज्य एवं टिकटिंग स्टाफ श्रेणी के लिए चिकित्सा वर्गीकरण क्या है? व्हाट इज द मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्शियल एंड टिकटिंग स्टाफ कैटेगरीज? दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ और नाम बताता हूँ जो आपके काम आएंगे, जैसे कि जो ALP होता है, असिस्टेंट लोको पायलट, या फिर लोको पायलट LP। अब वो पैसेंजर का हो, चाहे मेल बार एक्सप्रेस का, चाहे वंदे भारत का हो, उनके लिए होता है दोस्तों A1। ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट दोस्तों उनके लिए होता है A1। और हम बात करें दोस्तों A2 की, A2, ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा आता है स्टेशन मास्टर। ठीक है दोस्तों, और आता है हमारा TMR, ट्रेन मैनेजर, ये हमारा A2 में जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें A3 की। अब A3 में कौन आता है? तो दोस्तों A3 में आता है ट्रेन क्लर्क। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा JE जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर, ये हमारा आता है A3 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं B1 की। B1 इसमें दोस्तों आता है हमारा RPF। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा आता है RPF। अब B2 की बात की जाए तो B2 में कौन आता है? तो दोस्तों हमारा B2 में आता है कमर्शियल एंड टिकटिंग स्टाफ, कमर्शियल एंड टिकटिंग स्टाफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य एवं टिकटिंग स्टाफ, ये हमारा B2 में आता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट हमारा बात करें C1 की। जो दोस्तों ये जो हम पेपर सोल्व कर रहे हैं SWI का, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का, दोस्तों ये आता है हमारा इसी में SWI, ये हमारा C1 में आता है। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद बात करें हम C2 की, कि भाई C2 जो मेडिकल क्राइटेरिया किसके लिए है? तो दोस्तों वो हो जाएगा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है दोस्तों, C2 किसको जाएगा हमारा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, और हो जाएगा एक और हमारा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है दोस्तों, लगभग सारा आपने बता दिया है। A1 के लिए असिस्टेंट लोको पायलट, A2 के लिए हमारा स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर, जिसको हम गुड्स गार्ड बोलते हैं या गार्ड बोलते हैं। A3 में हमारा जाएगा ट्रेन क्लर्क या फिर आ जाएगा JE या SSC। इसके अलावा हमारा जो B1 है उसमें आ जाएगा RPF, और B2 में दोस्तों हमारा आ जाएगा, जो हमारा B2 है दोस्तों उसमें जो है हमारा वाणिज्य एवं टिकटिंग स्टाफ आ जाएगा, जिसको बोलते हैं कमर्शियल एंड टिकटिंग स्टाफ। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो C1 है उसमें आ जाएगा SWI, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, और C2 में आ जाएगा दोस्तों हमारा जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट या फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है दोस्तों, लगभग मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ये आप याद कीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछ जाते हैं दोस्तों, एग्जाम के पर्पज से ये बहुत जरूरी है। तो हमसे यहाँ क्या पूछा गया इसमें कि वाणिज्य एवं टिकटिंग स्टाफ श्रेणी के लिए चिकित्सा वर्गीकरण क्या है? मतलब व्हाट इज द मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल विथ से टिकटिंग स्टाफ। दोस्तों मैंने जस्ट आपको बताया ये कि जो कमर्शियल एंड टिकटिंग स्टाफ होता है उसके लिए जो होता है वो होता है B2, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है तुम स्किप करेंगे क्योंकि ये पुराना पेपर था, उसमें चेंज हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर
14 की बात की जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये बात करा केट की। दोस्तों केट की हम बात करें क्वेश्चन के, तो दोस्तों केट होता है हमारा, इसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म कितनी बार पूछी गई एग्जाम में, और काफ़ी बार पूछते हैं, तो ये आपको याद रखनी है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है दोस्तों, और जो इसका स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों, वो की गई थी अनुच्छेद 323 ए के तहत। 323 ए के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और किस सन में की गई थी, तो सन था उसका 1/11/85, 85, 1 नवंबर 1985। दोस्तों ये डेट भी याद रखनी, कितनी बार पूछता है कि भाई केट की स्थापना कब की गई थी, तो आपको ये डेट याद रखनी है, 1 नवंबर 1985। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर कभी कभी ये भी पूछता है कि भाई केट के अंदर जो हम केस करते हैं वो कितने टाइम में कर सकते हैं, तो दोस्तों 1 साल तक कर सकते हैं। और केट बनाया क्यों गया है कि जो कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं और जो एम्प्लॉयर होते हैं, ठीक है, उनके बीच में कुछ विवाद चलता है, या एम्प्लॉय का सीनियरिटी को लेकर विवाद चलता है, या अदर भी कोई विवाद होते हैं, तो उसके निपटान के लिए केट को बनाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। एक दोस्तों कि जो इसकी बेंच होती है ना केट की, जिसको बोलते हैं पीठ, वो होती है 17। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो क्या पूछा गया है कि भाई केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323(1) के तहत की गई। बिल्कुल सही बात है, इसी के तहत की गई है। इसकी स्थापना जो मतलब केट की स्थापना 1985 में की गई थी। बिल्कुल 1 नवंबर 1985 में की गई थी। पूरे भारत में केट की 10 बेंच है। दोस्तों ये गलत है। कितनी है? 17 है। केट के आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय के समक्ष की जा सकती है। बिल्कुल ये भी सही है। और केट के बाद आप जाएंगे उच्च न्यायालय में, उसके बाद जाएंगे आप उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। क्या पूछा गया हमसे कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। पूरे भारत में इसकी 10 बेंच नहीं है, 17 बेंचेज है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं, उनके सन दिए गए हैं, तो हमें दोस्तों उनका मिलान करना है। हमारा जो फर्स्ट नियम है रेलवे कर्मचारी आचरण नियम। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा 1966, पहला हमें दिया है दोस्तों, पहले ऑप्शन में दिया गया है। दूसरा रेलवे कर्मचारी पास नियम। ठीक है दोस्तों, और पास नियम जो हमारा 1986 है, दूसरे में दिया गया है। तीसरा है मातृत्व लाभ अधिनियम, दोस्तों 61 होता है और 1961 दिया गया है सामने इसके। और लास्ट दोस्तों ये बचा फोर्थ वाला, रेल सेवा पेंशन का कम्यूटेशन नियम, वो 93 में हुआ था दोस्तों। तो हमारा दोस्तों ए में 1 आ जाएगा, बी में 2 आ जाएगा, सी में 3 आ जाएगा, और डी में 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और आ गया है इसी तरह का, पर इस बार जो इसने दिया 5 नियम दिया हमें, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। कुछ नियम दिए हैं, जैसे पास के कुछ नियम है वो दिए, और उसका विवरण दिया दोस्तों, तो हमें इसका मिलान करना है और चुनना है कि भी कौन सा इसके लिए है। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे नियम 3, नियम 3 क्या बोलता है दोस्तों? नियम 3 ये बोलता है कि पास जारी करने के लिए समक्ष अधिकारी कौन होता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, नियम 3 क्या बोलता है कि पास जारी करने के लिए समक्ष प्राधिकारी कौन होता है, ये नियम 3 बताता है। नियम 4 क्या बोलता है कि पास के प्रकार के पास है उसके कितने टाइप्स है, ये नियम 4 बोलता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दिया सी में नियम 12। दोस्तों नियम 12 क्या बोलता है कि जो गैर रेलवे कर्मचारी होते हैं उनके लिए पास पीटीओ जारी करना है, उसके लिए क्या नियम है, वो सब नियम 12 के अंदर है कि गैर रेलवे कर्मचारियों के लिए पास पीटीओ। और जो हमारा डी ऑप्शन है 15, वो क्या है, पास का मौद्रिक वैल्यू, पास का मौद्रिक वैल्यू। दोस्तों हमारा ए में आ जाएगा 2, बी में आ जाएगा 1, सी में आ जाएगा 4 और डी में आ जाएगा 3। तो दोस्तों ये कहाँ दिया गया है, ये दिया गया ऑप्शन नंबर 2 में, नहीं ये 2 में नहीं,
ये दिया गया दोस्तों ये, हाँ ये दोस्तों 3 में दिया गया है, सी में। ठीक है दोस्तों, ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। राइट, यही है ना हमारा राइट सर। एक बार फिर देख लेते हैं। नियम 3 क्या बोलता है? पास जारी करने के लिए समक्ष प्राधिकारी बोलता है। नियम नंबर 4 क्या बोलता है? पास के प्रकार कितने टाइप के पास होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नियम 12 क्या बोलता है कि जो गैर रेलवे एम्प्लॉय है उनके लिए पास पीटीओ। और नियम 15 क्या बोलता है कि पास का जो मौद्रिक वैल्यू है उसके बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे वो दिया गया, देखो रूल नंबर 3, टेक कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ इशू द पास। रूल नंबर 4, काइंड ऑफ पासेस। रूल नंबर 12, पास पीटीओ फॉर नॉन रेलवे सर्वेंट। और रूल नंबर 15, मोनोमेंट्री वैल्यू ऑफ पास। ठीक है दोस्तों, हमारा जो आंसर हो जाएगा इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 27 जो हमारा क्वेश्चन है उस पर देखते हैं क्या बोल रहा है ये छात्रावास सब्सिडी के रूप में प्रति माह कितनी निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा छात्रावास के लिए पूछ रहा है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द फिक्स अमाउंट पर मंथ पे टू हॉस्टल सब्सिडी। ठीक है दोस्तों, अब हॉस्टल सब्सिडी की बात पूछ रहा है हमसे कि छात्रावास सब्सिडी दोस्तों ये कब दी जाती है कि जब जो छात्र पढ़ रहा है वो अपने घर से 50 किलोमीटर दूर पढ़ रहा हो, तब ये सब्सिडी दी जाती है। और जो इसका अमाउंट है वो है 8,437 रुपये लगभग, लगभग के ये। ठीक है दोस्तों, 8,437 रुपये पर मंथ। अगर आपको साल का निकालना है, ईयर का, तो कुछ नहीं, ये 8,437 रुपये है, इसको 12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो साल का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8,437 रुपये। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28। क्या बोला दोस्तों कि IREC। ठीक है दोस्तों, IREC का कौन सा अध्याय स्टाफ बेनिफिट फंड से संबंधित है। IREC का कौन सा अध्याय स्टाफ एंड बेनिफिट फंड से संबंधित है। विच चैप्टर ऑफ IREC इज रिलेटेड टू स्टाफ बेनिफिट फंड। इसमें कुछ हमको अध्याय दिए, पूछा गया कि इससे कौन संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले आपको दो चीज़ बता देता हूँ कि जो IRE और C है, इसके अलावा एक और होता है दोस्तों IREM। ठीक है दोस्तों, EM, इन दोनों की फुल फॉर्म काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, वो आपको बता देता हूँ। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, C से आ जाएगा कोड, M से हो जाएगा मैनुअल। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, ये अक्सर फुल फॉर्म पूछी जाती है, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद आते हैं यहाँ पे तो इसने पूछा है कि चैप्टर, तो दोस्तों देखिए जो चैप्टर 5 है ये तो है लीव के लिए। ठीक है दोस्तों, ये लीव के लिए होता है। और जो ये चैप्टर 6 है दोस्तों, ये होता है मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट रूल्स। इसमें क्या आता है? मेडिकल अटेंडेंट एंड ट्रीटमेंट रूल, ये दोस्तों आता है चैप्टर 6 में। और जो चैप्टर 8 है हमारा, इसमें दोस्तों आता है स्टाफ बेनिफिट फंड, स्टाफ बेनिफिट फंड। और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो इससे पूछा है कि स्टाफ बेनिफिट फंड है जो कौन से चैप्टर में आता है, तो चैप्टर 8 में आता है। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 5 में क्या आता है? लीव रूल। और ये काफ़ी बार पूछा गया है कि अवकाश, जो अवकाश है, अवकाश रूल है कौन से चैप्टर में है, तो चैप्टर 5 में। इसके अलावा दोस्तों कुछ और चैप्टर है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 1 जो है वो जनरल है। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 1 जो है वो जनरल है। इसके अलावा आप चैप्टर 2 जो है दोस्तों वो हो जाएगा टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप चैप्टर 9 भी याद कर सकते हैं, उसमें दोस्तों आता है प्रोविडेंट फंड रूल, प्रोविडेंट फंड रूल। इसके अलावा दोस्तों जो चैप्टर 10 है उसमें क्या आता है? उसमें आता है स्टेट रेलवे ग्रेजुटी रूल। ठीक है दोस्तों, स्टेट रेलवे ग्रेजुटी रूल्स। और जो 11 नंबर का दोस्तों, उसमें क्या आता है हमारा? ज्वाइनिंग टाइम, ज्वाइनिंग टाइम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था? स्टाफ बेनिफिट फंड, तो वो चैप्टर 8 में। नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पूछ रहा है कि
सीपी ग्राम्स का पूर्ण रूप क्या है? मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है कि सीपी ग्राम की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंस ड्रेस्ट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये हमारे पहले में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सी से सेंट्रलाइज्ड, पी से पब्लिक, जी से ग्रीवियंस, आर से रिड्रेस, ए से एंड, एम से मॉनिटरिंग, एस से सिस्टम। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐप क्वार्टर की मरम्मत और रखरखाव के लिए शिकायत दर्ज करने से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज रिलेटेड टू लॉडेज एंड कंप्लेंट फॉर द रेलवे क्वार्टर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस सिस्टम, कि रेलवे के जो क्वार्टर वगैरह होते हैं उसमें खराबी होने पर शिकायत करने के लिए कौन सी ऐप है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं RBMS, रेलवे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, RBMS। ठीक है दोस्तों, रेलवे बिल्डिंग मेंटेनेंस सिस्टम। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कवच का उद्देश्य क्या है दोस्तों? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कवच? आजकल गाड़ियों के अंदर कवच काफ़ी फेमस हो रहा है दोस्तों, आपने नाम भी सुना होगा कवच। और ये क्या करता है कि आमने सामने जो ट्रेन आती है, मान लो कि एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन आ रही है, तो ये सेंस करता है कि सामने से एक ट्रेन आ रही है, और सेंस करने के बाद ऑटोमेटिक ही ये क्या करता है कि ट्रेन में ब्रेक लगा देता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों? देखिए, टकराव से रोकना, ब्रेक लगाता है तो टकराव से रोकता है, सुरक्षा बढ़ाना, सेफ्टी बढ़ती है दोस्तों इससे, और दक्षता में सुधार। सही बात है, रेलवे में जो ट्रेन ऑपरेशन होते हैं उसमें दक्षता में सुधार होता है। तो इसके लिए हमारा उपरोक्त सभी आंसर डी सही है दोस्तों। 31 में हमारा डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। प्रिवेंट कोलिजन, इनहेंस सेफ्टी, इंप्रूव एफिशिएंसी, ऑल अबव। दोस्तों हमारा ऑल ऑफ द अबव ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 32 अमान्य पेंशन क्या है? व्हाट इज इनवैलिड पेंशन? ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया इसने। ऑप्शन हमारे, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का अधिक भुगतान, नहीं दोस्तों ये गलत है। अयोग्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। गलती से किसी अन्य व्यक्ति को पेंशन का भुगतान, ये भी गलत है। मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन से भुगतान, हाँ ये सही है। मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान, इसको बोलते हैं दोस्तों अमान्य पेंशन। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 31 में आ जाएगा, 32 में डी आ जाएगा। इसको इंग्लिश बोलते हैं इनवैलिड पेंशन। और पेंशन एडमिसिबल टू स्टाफ रिटायर्ड ऑन मेंटल इन्फर्मिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा 32 में। नेक्स्ट दोस्तों जो है हमारा क्वेश्चन नंबर है 33 दोस्तों। इसमें क्या पूछ रहा है कि SECR जो है इसमें GM कल्याण एवं राहत कोष की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? दोस्तों इसमें PCPO साहब है, हमारे PCPO साहब, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, आप इसकी फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 33 में आ जाएगा C, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों कि सेवानिवृत्ति को अनुबंध के आधार पर पुनः नियुक्ति कराने के लिए अधिकतम आय क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर री एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस? दोस्तों इसमें जो है वो 65 ईयर्स है मैक्सिमम एज, डायट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी GDCE ठीक है दोस्तों परीक्षा के लिए पात्र बनने की न्यूनतम सेवा निवास अवधि क्या होगी? दोस्तों इसमें कोई भी आयु सीमा नहीं है, डी आंसर हो जाएगा, आपको डायरेक्ट रखना GDC के लिए कोई भी, ठीक है ना, आयु सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्या है GEM, हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया एग्जाम में। GEM का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GEM? तो इसमें हो जाएगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, कहाँ पर है ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों, इसमें हो जाएगा C। G से हो जाएगा हमारा गवर्नमेंट, E से हमारा हो जाएगा E, M से हो जाएगा मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यही दोस्तों फुल फॉर्म होती है GEM की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्लान हेड कर्मचारी कल्याण संबंधित है? ठीक है दोस्तों, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लान हेड की। तो जो हमारा प्लान हेड 51 है, ये हमारा दोस्तों संबंधित है किससे? कर्मचारी कल्याण से, मतलब स्टाफ वेलफेयर से।
कि स्टार फ्रेगमेंट से कौन सा प्लैनेट संबंधित है, वो दोस्तों 51 है। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ और आपको रखता हूँ खास खास से जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि 15 दोस्तों ये होता है डबलिंग के लिए, डबलिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा 16 दोस्तों ये होता है हमारा ट्रैफिक यार्ड के लिए, ट्रैफिक यार्ड। इसके अलावा 17 दोस्तों ये वो है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पूछे गए हैं। ये दोस्तों होता है हमारा कंप्यूटराइजेशन के लिए, कंप्यूटराइजेशन के लिए। इसके बाद दोस्तों 21 ये होता है आरएसपी के लिए, रोलिंग स्टॉक्स के लिए। इसके बाद दोस्तों होता है 31 ये होता है हमारा ट्रैक रेनिवाल के लिए, ट्रैक रेनिवाल के लिए, ठीक है दोस्तों। 31 ट्रैक रेनिवाल के लिए। इसके अलावा दोस्तों होता है 41 ठीक है दोस्तों, ये होता है मशीन एंड प्लांट के लिए, मशीन एंड प्लांट के लिए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा होता है 54 ये होता है हमारा पैसेंजर एंड अदर रेलवे यूजर्स के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इसके अलावा एक और दोस्तों होता है 52 वो होता है रेलवे क्वार्टर के लिए। तो ये कुछ खास खास प्लान है जो मैंने आपको बता दी, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं पहले भी। तो हमारे यहाँ पे क्या पूछा था, कर्मचारी कल्याण के संबंध में, यानी स्टाफ वेलफेयर के लिए। तो हमारा हो जाएगा 52 आंसर हो जाएगा 37 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या पूछा इसने कि नेक्स्ट पूछ रहा हमसे कि वर्ष 2024 और 2025 के लिए HBA पर लागू ब्याज दर क्या है। दोस्तों पहले तो हमें पता होना चाहिए कि HBA क्या होता है, ठीक है दोस्तों। HBA को बोलते हैं हाउस बिल्डिंग अलाउंस, हाउस बिल्डिंग अलाउंस, हाउस बिल्डिंग अलाउंस, ठीक है दोस्तों। और इसकी बात की जाए तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो नए घर या फ्लैट के लिए लोन दिया जाता है इसके अंदर, और उसकी कुछ दर भी होती है कि इतने दर से आपको पैसा लगेगा, इतना रेट से आपको पैसा लगेगा। तो जो नए फ्लैट और क्या कहते हैं नए घर के लिए जो अमाउंट दिया जाता है दोस्तों वो होता है मैक्सिमम 25 लाख तक, 25 लाख तक दिया जाता है। और ये या फिर 34 जो आपकी मंथ की बेसिक है, बेसिक है उतना गुना दिया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम तो जाएगा हमारा 25 लाख और 34 मंथ ऑफ बेसिक के लिए दिया जाता है, दोनों में से जो भी हो। इसके अलावा अगर वाइफ और हस्बैंड, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है दोस्तों, दोनों रेलवे में है तो दोनों साथ में मिलके भी जो हाउस बिल्डिंग अलाउंस का जो लोन है ले सकते हैं, चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं। अगर दोनों पति पत्नी हस्बैंड वाइफ दोनों रेलवे में है तो दोनों चाहे तो एक साथ मिलके भी लोन ले सकते हैं, और चाहे तो वो अलग अलग भी ले सकते हैं, ये सुविधा भी रेलवे में है। इसके अलावा दोस्तों HBA में बात करें हम तो अब जो लोन लिया वो कटे कैसे, तो दोस्तों टोटल जो किस्तें बनती है इसकी वो बनती है 240 किस्त, ठीक है दोस्तों, 240 किस्त इसकी बनती है। इसमें क्या होता है कि जो 180 किस्त होती है दोस्तों वो तो होती है मूलधन की, ठीक है, जो हमारा पेंशन अमाउंट होता है उसकी, और बाकी जो 60 होती है वो होती है ब्याज की, ब्याज की, ठीक है दोस्तों। 60 जो होती है वो ब्याज की होती है। तो टोटल कितनी होगी 180 + 60 240, ठीक है दोस्तों। तो जो लोन दिया है वो 240 किस्तों में भुगतान किया जाएगा, और इसके लिए जो 160 किस्तें होती है वो मूलधन की होती है। इसके अलावा जो 180 जो किस्तें होती है मूलधन की होती है सॉरी दोस्तों, और इसके अलावा जो 60 किस्तें होती है वो ब्याज की होती है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो 2025-26 के 24 और 25 के लिए जो रेट है दोस्तों वो है 7.45%। तो दोस्तों इसमें ए में ही दिया है 7.44%, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा HBA के लिए। दोस्तों ये जो बाकी मैंने आपको बताया है इतना आप याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और एक दोस्तों बात और याद रखना कि अगर घर पहले से बना हो, ठीक है, और उसके रिपेयरिंग के लिए अगर आपको पैसा चाहिए लोन में तो उसके लिए 10 लाख तक का लोन मिलता है। अगर पहले से ही घर बना हुआ है उसकी रिपेयरिंग मरम्मत के लिए लोन चाहिए तो 10 लाख तक का लोन मिलता है उसके लिए HBA के थ्रू, हाउस बिल्डिंग अलाउंस के थ्रू। तो हमने क्या किया दोस्तों इसकी फुल फॉर्म HBA हाउस बिल्डिंग अलाउंस, ठीक है। कितनी किस्तों का लोन मिलता है 34 किस्तों का, 34 किस्तों का, ठीक है दोस्तों, या फिर 25 लाख मैक्सिमम। कितनी किस्तों में भुगतान किया जाता है तो भुगतान होता है 240 किस्तों में, उसमें 180 होती है मूल किस्तें और 60 होती है ब्याज की किस्तें। हस्बैंड वाइफ दोनों रेलवे में हो तो दोनों एक साथ भी ले सकते हैं लोन को, और चाहे तो वो अलग अलग भी लोन को ले सकते हैं। इसके अलावा जो उसकी दर है वो है 7.45 2024-25 के लिए। और अगर घर बना हो उसकी रिपेयरिंग के लिए या उसके पूरे निर्माण के लिए तो 10 लाख तक का लोन मिलता है।
तो दोस्तों ये हमारा था 30 क्वेश्चन एचबी संबंधी, मैंने आपको तक बता दिया। इसमें आगे चलते हैं। 25 वर्ष पुराने मामले से पूरे सीजीए को मंजूरी देने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी है? हु इज द कंपोनेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन सीजीए बियॉन्ड 25 ईयर्स ओल्ड केस? अगर 25 साल पुराना मामला है और उसमें सीजीए के तहत, ठीक है दोस्तों, नियुक्ति देनी है, तो उसके लिए कौन है? तो दोस्तों इसमें दो होते हैं, एक तो 20 साल पुराना मामला हो, एक 25 साल मामला, मतलब 25 साल पुराना मामला हो। अगर 20 साल तक की बात की जाए तो उसमें डीआरएम साहब हमारे ये नियुक्ति दे देंगे 20 साल तक के मामले में। बस जब 25 साल की बात आती है तो उसमें हमारे जीएम साहब आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 25 साल की बात कर रहा है तो हमारे जीएम साहब आ जाएंगे। 25 के लिए जीएम साहब, तो 39 में हमारा हो जाएगा बी आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जीएम साहब 25 ईयर्स तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, खेल में उत्कृष्टता के लिए खेल खाते पर अग्रिम वेतन वृद्धि देने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी है? हु इज द कंपोनेंट अथॉरिटी टू ग्रांट एडवांस इंक्रीमेंट ऑन स्पोर्ट अकाउंट फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट? दोस्तों इसके लिए सीधी सी बात है, जीएम साहब है, आपको सीधा रखना है, इसके लिए जीएम साहब है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 41। इसमें क्या बोल रहा है कि बच्चों की शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें क्या दिया है कि एजुकेशन अलाउंस, पहला पढ़ते हैं, एजुकेशन अलाउंस सब्सिडी या छात्रा सब्सिडी का दावा किसी भी 2 जीवित बच्चों के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, 2 जीवित बच्चे के लिए ही रेलवे देती है, 2 जीवित एल्डर बच्चों के लिए देती है, बड़े बच्चों के लिए ही देती है। और छात्रावास सब्सिडी केवल निवास से कम 50 किलोमीटर, दोस्तों मैं पहले बताया भी था आपको कि 50 किलोमीटर दूर स्थित आवासीय शिक्षा स्थान में पढ़ने वाले बच्चों के संबंध में लागू है। ये भी सही बात है। नेक्स्ट दोस्तों, दिव्यांग बच्चों के लिए जो एजुकेशन अलाउंस है कि प्रतिपूर्ति सामान्य दर से दुगनी होती है। दोस्तों ये गलत है, दुगनी नहीं होती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसने पूछा है, सही नहीं है। दोस्तों मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि जब क्वेश्चन पढ़ते उसमें अच्छे से पढ़े कि क्या सही है और सही नहीं है पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि कथन सही नहीं है, तो इसमें हमारा जो सी है वो, क्योंकि इसमें गलत है ये, इसलिए वो सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है अच्छे से कि भाई क्या पूछा गया है। उपरोक्त सभी तो ये तो होगा नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, दुगना नहीं है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? हु इज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? दोस्तों पूछ रहा हमसे चेयरमैन और सीईओ रेलवे बोर्ड का कौन है। तो 1 सितंबर 2024 से टू 31 अगस्त 2026 तक के लिए जो हमारे चेयरमैन और सीईओ साहब है वो हमारे सतीश कुमार है। ये 31 अगस्त 2026 तक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। रेलवे बोर्ड में महानिदेशक मानव संसाधन कौन है? हु इज द डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्सेज एट रेलवे बोर्ड? ठीक है दोस्तों, फिर से मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को। रेलवे बोर्ड में महानिदेशक ब्रैकेट में मानव संसाधन कौन है? हु इज द डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्सेज एट रेलवे बोर्ड? ठीक है दोस्तों, इसमें जो हमारा अरुण नायर साहब है वो हमारे डायरेक्टर जनरल है ह्यूमन रिसोर्स के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या पूछ रहा है ये कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना का अस्तित्व कब में आया, मतलब स्थापना कब हुई, इसका अस्तित्व कब आया? इंग्लिश में क्या लिखा है, व्हेन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कम इनटू एग्जिस्टेंस। दोस्तों ये जो है हमारा आया था 1 अप्रैल 2003 में। SECR जो हमारा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे 1 अप्रैल 2003 में आया था अस्तित्व में। तो दोस्तों 2003 यहाँ पे हमारा आंसर यही हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गुमशुदा मामलों में क्वार्टर रखने को अनुमति की अधिकतम अवधि क्या है? गुमशुदा मामलों में रेलवे क्वार्टर को रखने की अनुमति की अधिकतम अवधि क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ परमिशन ऑफ रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर
इन मिसिंग केसेस, अगर कोई लापता हो जाता है, गुमशुदा हो जाता है, तो उस केस में जो है क्वार्टर कितने टाइम तक रखते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हमारा है 36 मंथ। अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय गुमशुदा हो जाता है और वो क्वार्टर को यूज़ कर रहा है, ऑक्यूपाइड कर रखा है उसने, तो उसकी फैमिली उसको 36 मंथ तक यूज़ कर सकती है। दोस्तों उसमें क्या 2 ईयर्स नॉर्मल चलता है इसमें। 2 ईयर्स के बाद जो 6 मंथ है उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और वो देगा डीआरएम, वो देगा हमारे डीआरएम साहब। इसके बाद आपको और रहना है तो इसके बाद 6 मंथ और ले सकते हैं, उसके लिए जो परमिशन देगा वो जीएम साहब देंगे हमारे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया 36 महीने, 2 ईयर्स नॉर्मल, फिर आगे 6 महीने के लिए डीआरएम साहब, उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हमारे हो जाएंगे जीएम साहब। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं डेथ केस की बात की जाए कि अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय जो है उसकी डेथ हो जाती है तो दोस्तों वो 2 ईयर्स तक क्वार्टर रख सकता है, मतलब 24 मंथ तक। ठीक है दोस्तों, 24 मंथ तक क्वार्टर रख सकता है, उसको 12 + 12 महीने में उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो गया हमारा गुमशुदा के लिए 36, और डेथ केस में हो जाएगा हमारा 24 महीने 2 साल। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट केस हमारा क्या है, यहाँ पे देखो क्या दिया है 40 क्वेश्चन में दोस्तों, PWBD में बी क्या है। क्वेश्चन नंबर 46, PWBD में बी क्या है। ठीक है दोस्तों, आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, कि अक्सर फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि PWBD की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसमें जो हमारी फुल फॉर्म हो जाएगी, पी से हो जाएगा हमारा पर्सन, पी से हो जाएगा दोस्तों हमारा पर्सन, पर्सन्स, डब्ल्यू से हो जाएगा हमारा विथ, और बी से हो जाएगा बेंच मार्क, बेंच मार्क, और डी से हो जाएगा डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटीज, पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, ये तो उसकी फुल फॉर्म होगी, पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, ये कब आया था, ये आया था, ये कब आया था, ये आया था 2016 में, ये 2016 में आया था। इसमें क्या, जो फिजिकली हैंडीकेप पर्सन है उसके लिए रेलवे में कितना आरक्षण, उसके लिए बात की गई। तो दोस्तों उनके लिए रेलवे में आरक्षण है 4%, पहले 3 था, अभी 4 कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हाँ, अगर कोई डिसेबल है तो कितना परसेंट डिसेबल होना चाहिए ताकि वो इसका लाभ, आरक्षण लाभ उठा सके, उसकी दोस्तों 40% व्यक्ति डिसेबल होना चाहिए, तब जाके उसे ये लाभ मिलेगा 4% का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया था, हमारे क्वेश्चन पर आते हैं कि PWBD में बी क्या है। तो दोस्तों बी में क्या है, बेंचमार्क, तो ये पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा ए, कि बी से मतलब बेंचमार्क है। ठीक है दोस्तों, तो 40% डिसेबल होना चाहिए, और जो रिजर्वेशन है वो कितना है, 4% है, पहले 3 था, अभी 4 कर दिया है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्राण के बारे में पूछ रहा है ये कि प्राण नंबर में कितने अंक होते हैं। दोस्तों प्राण की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, आप याद रखनी है, ये होती है परमानेंट, परमानेंट, कहाँ से एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसको, हाँ ये रहा, राइट मिल गया। यहाँ पूछ रहा है प्राण में कितने नंबर होते हैं, कितनी डिजिट होती है। तो दोस्तों पहले आपको प्राण की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये हो जाएगा हमारा परमानेंट। ठीक है दोस्तों, परमानेंट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, और इसमें जो होते हैं दोस्तों 12 डिजिट होती है, तो 12 किसमें, हमारा एम ही आंसर है 12। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा, प्राण नंबर में कितने डिजिट होते हैं, तो वो 12 होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी फुल फॉर्म पूछ जाती है, तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये काफ़ी बार पूछ जाती है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 48 दोस्तों, मैंने आपको बताया, वापस पूछ लिया, देखो यहाँ पे प्राण का पूरा नाम क्या है, तो मैंने आपको बताइए परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, पी से परमानेंट इसमें है और इसमें भी है, आर से रिटायरमेंट, ए से आर्टिफिशियल, नहीं ये गलत है, एन से नंबर, नहीं ये भी नहीं है, गलत, पोस्ट गलत, परमानेंट रेलवे अकाउंट नंबर, दोस्तों इसमें यही सही है, पी प्राण, नहीं दोस्तों ये रेलवे नहीं है, ये रिटायरमेंट है, तो ये भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं इसको क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ प्राण, मैंने आपको बताई थी, परमानेंट
रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा इसमें नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें से कोई सा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, किस नियम के तहत कर्मचारी की सेवा की समय समय पर समीक्षा की जाती है? अंडर विच रूल द सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉई मे बी रिवाइज्ड पीरियडिकली या पीरियडिकली। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हमारा जो रूल है वो है, इसको डायरेक्ट दोस्तों आपको डायरेक्ट याद करना है, इसका कोई ऐसा रूल नहीं है। FR 56 कि समय समय पर जो समीक्षा की जाती है कर्मचारी की सेवा की, उसके काम की, वो इस रूल से की जाती है, FR 56 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों शहीद दिवस जो है हमारा वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। 2 अक्टूबर दोस्तों महात्मा गांधी जयंती हमारी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो हमसे पूछ रहा है कि PAC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? PAC बोले तो प्रॉपर्टी आर्टिकल सर्टिफिकेट। दोस्तों हमारा C आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है 52, किस कार्यक्रम के लिए DRM अनुमोदन प्राधिकारी है? तो कौन से कार्यक्रम के लिए, प्रोग्राम के लिए DRM जो है अप्रूवल अथॉरिटी है? फॉर विच ऑफ द वर्क प्रोग्राम DRM इज अप्रूविंग अथॉरिटी? दोस्तों इसके लिए हो जाएगा हमारा MWP के लिए हमारा DRM सर जो है वो अप्रूविंग अथॉरिटी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रेलवे में कार्यक्रम में पिंक बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? कि जो पिंक बुक होती है वो कौन प्रकाशित करता है, उसको कौन पब्लिश करता है? पिंक बुक ऑन वर्क प्रोग्राम इन विच रेलवे पब्लिश बाय। दोस्तों जो ये पिंक बुक होती है हमारी, वो क्या कहते हैं, पब्लिश की जाती है हमारे रेलवे बोर्ड के द्वारा। जो हमारी पिंक बुक है उसको रेलवे बोर्ड पब्लिश करता है। आंसर हमारा हो जाएगा B, ये रेलवे बोर्ड पिंक बुक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है संविदा श्रम विनियमन उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लागू हुआ था हमारा 1970 में। इसको इंग्लिश में चेक कर लेते हैं क्या है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन, तो 1970 में लागू हुआ था। आंसर हो जाएगा हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 55, प्रशिक्षु अधिनियम वर्ष में पेश किया गया था, मतलब अप्रेंटिस एक्ट जिसको बोलते हैं, वो कब आया था? दोस्तों 61 में आया था। और 61 ही क्या हमारा मातृत्व लाभ अधिनियम है। ठीक है दोस्तों, मातृत्व लाभ अधिनियम है। और 61 हमारा दोस्तों क्या है, अप्रेंटिस एक्ट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए दिया जाता है? टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए कौन सा? दोस्तों इसमें मोस्टली दो फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए 2 की बात कर रहा हूँ। कि जो हमारा फॉर्म नंबर 16 है वो तो हमारा दोस्तों होता है सैलरी और TDS के लिए, सैलरी और TDS सर्टिफिकेट के लिए देखो। और जो हमारा फॉर्म नंबर 26A होता है दोस्तों, वो होता है टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए, TCS, टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट। और ये हमसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्म नंबर 26AS। ठीक है दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं और जल्दी आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।